देखिए, कल हम लोगों ने शुरू किया था भारत के संविधान के बारे में। भारत के संविधान का जो पहला चैप्टर है, तो उसमें हम लोग 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, यहाँ तक पढ़े थे। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, और जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस दिन उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 284, ठीक है। और इस पे अनुच्छेदों की संख्या थी 395 अनुच्छेद थे 395। इसमें भाग थे 22 और अनुसूचियां थी 8। यानी कि जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हस्ताक्षर हुए थे, उस दिन 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। इसको नोट कर लीजिए। 284 ये सदस्य थे, तो 284 सदस्य थे। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, और आज हम ये देखेंगे कि संविधान को तैयार करने में जो जितने भी सदस्य थे, जितनी समितियां थी, और समितियों में कौन कौन अध्यक्ष थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लें। देखिए, समितियां जो थी, जैसे कि प्रारूप समिति बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, और इसमें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो गया। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, और उन 7 सदस्यों में पहले थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे थे एन गोपाला स्वामी आयंगर, तीसरे थे BL मित्र, चौथे थे DP खेतान, KM मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये 6 सदस्य थे, और 7वें डॉक्टर अंबेडकर स्वयं अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से ये 7 सदस्य थे। इसको नोट कर लीजिए। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, इसके बाद सदस्यों में पहले थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये कोई क्रम नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी आयंगर, BL मित्र और DP खेतान। BL मित्र जब हटाए गए तो उनके स्थान पर N माधव राव बने, और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पर KK कृष्णमाचार्य सदस्य बने। इस तरीके से कुल 7 सदस्य थे। ये जो आपकी प्रारूप समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट 13 जनवरी 1948 को दे दी, और इस तरीके से संविधान का अच्छा, इस पे जो प्रारूप समिति थी, इसकी कुल बैठक हुई थी 114 दिन। कल हमने 184 बताया था, तो वो 114 दिन बैठक हुई थी प्रारूप समिति की, और इसके बाद उसने प्रारूप तैयार करके दिया था संविधान का। अब आ जाइए, प्रारूप ये हो गया भारतीय संविधान के बारे में कि किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ। अब पहली समिति हो गई आपकी प्रारूप समिति, दूसरी हो गई संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको देखिए, नोट कर लीजिए। समितियां और उसके अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। पहला था प्रारूप समिति, इसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरी संघ संविधान समिति, इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा राज्य संविधान समिति, इसके थे सरदार वल्लभ भाई
पटेल। इसके बाद आ जाइए, इसको नोट कर लें, राज्य संविधान समिति, राज्य संविधान समिति, इसके वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आ जाइए अगला है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसके भी सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगली थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक उप समिति। उप समिति के अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। ठीक है। इसके बाद आ जाइए झंडा समिति। ये झंडा समिति इम्पोर्टेंट भी है और इसको लेके बड़ा अध्यक्ष को लेके है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए झंडा समिति बहुत जगह मिलता है आचार्य जे.बी. कृपलानी, लेकिन ध्यान रखिएगा झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। झंडा समिति दो बनी थी, एक 1931 में झंडा समिति बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पर झंडा समिति गठित हुई थी और उस झंडा समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन के झंडा समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो इस समय झंडा समिति गठित हुई थी 1947 में, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जे.बी. कृपलानी कभी भी झंडा समिति के अध्यक्ष रहे ही नहीं थे, ना अध्यक्ष रहे थे और न ही सदस्य रहे थे। अब देखिए कि ये आपका हो गया समितियाँ। एक समिति और इम्पोर्टेंट है और वो है सर्वोच्च न्यायालय समिति। ये सर्वोच्च न्यायालय समिति और इसके थे एस वारदाचार्यार। तो इस तरीके से ये समितियां संविधान के निर्माण कार्य में लगी थी और इनकी इस तरीके से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। अब देखिए संविधान का निर्माण हो गया। अब संविधान के निर्माण में कहाँ से कितनी चीज़ें ली गई, तो एक बात ध्यान रखिएगा, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था और 60 देशों के संविधान की मुख्य बातों को भारतीय परिवेश के अनुकूल ढालकर और उसको शामिल किया गया था। या आप कह सकते हैं 60 देशों के संविधान से प्रेरणा ली गई थी। क्योंकि हम ब्रिटेन के अधीन थे तो ब्रिटेन के अधीन होने के कारण ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें हमने लिया था, लेकिन भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो बातें ली गई थी वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की ली गई थी। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके लगभग 200 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में थोड़े बहुत उलटफेर के साथ शामिल कर लिया गया था। तो इस तरीके से 1935 के संविधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम के 70% बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके बाद आ जाइए दूसरा जो संविधान की प्रेरणा ली गई थी वो ब्रिटेन से क्या लिया गया था इसको देख लीजिए। तो ब्रिटेन से हमने 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए। जैसे कि ब्रिटेन से हमने लिया था संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली पहला, ठीक। दूसरा एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है लेकिन भारत में एकल नागरिकता है और वो एकल नागरिकता हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद आ जाइए संसद की सर्वोच्चता।
ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद आ जाइए, राष्ट्रपति के अधिकार। देखिए, ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो ये पद है ये हमने तो अमेरिका से लिया है, लेकिन राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वो ब्रिटेन की महारानी के समकक्ष है। ब्रिटेन की महारानी को जो अधिकार है वही भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मुख्य चीज़ें, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति के अधिकार जो कि ब्रिटेन की महारानी के समकक्ष है। और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। अब इसमें देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, कुछ वैसे ये पूरे चैप्टर हर चीज़ पढ़ाए जाएंगे, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, ये आपका हो गया संसद। संसद में ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा और ये हो गए राष्ट्रपति। अब क्या है कि ये लोकसभा ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह है, राज्यसभा ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह है, और राष्ट्रपति ये तो हमने अमेरिका से लिया, लेकिन इसके अधिकार ब्रिटेन की महारानी की तरह, महारानी के समकक्ष। तो इस तरीके से ये संसदीय शासन प्रणाली। अब आप इसमें एक चीज़ और देख लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत लोकतंत्र हमारे यहाँ भी है और लोकतंत्र उनके यहाँ भी है, लेकिन उनका देश लोकतांत्रिक राजतंत्रात्मक है और हमारा देश लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक है। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ का सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से चुना जाए, लेकिन गणतंत्र में जनता द्वारा ही चुना जाता है। जबकि लोकतंत्र में, राजतंत्र में राजा का पुत्र या राजा की पुत्री यानी वंशानुगत प्रणाली होती है। तो ब्रिटेन में वंशानुगत प्रणाली है, वहाँ का सर्वोच्च पद एक परिवार के ही अंतर्गत आता है वंशानुगत रूप से, जबकि भारत में सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुना जाता है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। लोकतंत्र दोनों जगह है। अब आ जाइए अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या लिया है, तो अमेरिका, यहाँ से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ली है। जैसे पहला हो गया मूल अधिकार। मूल अधिकार ये जितनी चीज़ें बता रहे हैं सब चैप्टर हैं, सारे चैप्टर हैं, सब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, लेकिन मूल अधिकार जो है वो हमने लिया अमेरिका से। यहाँ ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों की जननी कहते हैं ब्रिटेन को, लेकिन मूल अधिकार जो है वो सबसे विस्तृत रूप से अमेरिका के संविधान में है। तो हमने मूल अधिकार अमेरिका से लिया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। इसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसको धारा 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अभी पूरा मूल अधिकार जब चलेगा तो चैप्टर पूरा होगा। तो मूल अधिकार जो है वो हमने लिया कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं। एक मूल अधिकार संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया है धारा 300A के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए अमेरिका से और क्या लिया गया है। अमेरिका से हमने लिया है राष्ट्रपति का पद, दूसरा उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, तीसरा न्यायपालिका की सर्वोच्चता, चौथा न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। ठीक, और भी चीज़ें मुख्य हैं, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। ठीक है, तो ये हो गया अमेरिका से। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए जो हम बताना बहुत ज़रूरी समझना है, इसको थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा कि ये आपका
अमेरिका, ये हो गया भारत, और ये हो गया ब्रिटेन। ठीक है, अब अमेरिका में क्या है, अमेरिका में सर्वोच्चता हमने अभी आपको बताई, न्यायपालिका को सर्वोच्चता दी गई है, यानी वहां की संसद न्यायपालिका के नीचे। ठीक है, ब्रिटेन में सर्वोच्चता दी गई है संसद, यानी संसद के नीचे न्यायपालिका का नंबर आता है। ठीक है, अब देखिए भारत में हमने आपको बताया कि हमने संसद की सर्वोच्चता ली है ब्रिटेन से और न्यायपालिका की सर्वोच्चता ली है अमेरिका से, यानी दोनों सर्वोच्च कैसे हो सकते हैं, इसको देखिए। यानी न्यायपालिका की सर्वोच्चता हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से, और संसद की सर्वोच्चता ली है ब्रिटेन से, यानी हमारे यहाँ दोनों बराबर हो गए। तो सर्वोच्चता किसको दिया गया, ये क्वेश्चन आता है। तो हमारे यहाँ सर्वोच्चता जो दी गई है वो दी गई है संविधान को। ठीक, तो अब देखिए कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता ली हमने अमेरिका से, ब्रिटेन की सर्वोच्चता ली, संसद की सर्वोच्चता ली ब्रिटेन से, और दोनों हमारे यहाँ बराबर है। तो सर्वोच्चता किसको दी गई है, संविधान को। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, अगर ब्रिटेन में जैसे कि संसद कोई काम करती है तो संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका अगर कोई निर्णय दे रही है तो संसद उसमें संविधान संशोधन कर सकती है। भारत में भी ये होता है कि न्यायपालिका के काम को संसद संविधान संशोधन करके और संशोधित कर देती है। अमेरिका में क्या होता है, संसद ने अगर कोई कानून बनाया तो न्यायपालिका उसको जब बदलेगी तो उसको कहेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, तो संसद के काम को न्यायपालिका जब देखेगी, चेक करेगी, तो उसको कहेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन। यानी कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता हमने ली है, न्यायिक पुनर्विलोकन भी हमने लिया है। कहाँ से, अमेरिका से। ब्रिटेन में क्या है, संसद की सर्वोच्चता हमने ले ली। इसके अलावा अब यहाँ पर क्या है कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन की जो बात है, भारत संविधान संशोधन जो करता है वो संविधान संशोधन हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से, ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका से, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार अमेरिका से, संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन से, संविधान संशोधन हमने ले लिया है कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। तो सब अब एक चीज और आ गया, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ले लीजिए, वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन होता क्या है, संविधान संशोधन का मतलब संविधान हमारा बन गया। अब संविधान में अगर संशोधन करना होगा तो संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 368 के तहत है, 368। ये अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान संशोधन करते हैं। और संविधान संशोधन जो है उसको तरीका हम बताएंगे। उसमें दो प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है, कुछ बड़े आसानी से हो सकते हैं, कुछ संविधान संशोधन बड़े कठोर नियम हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को कठोरता और लचीलेपन यानी नम्य और अनम्य का मिश्रण कहा गया है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है और ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। अब आइए देखिए, अगला है आपात उपबंध। आपात उपबंध, ये आपात उपबंध हमने लिया है जर्मनी से। ठीक, जर्मनी से आपात उपबंध जो हमने लिया है वो 3 अनुच्छेदों के तहत आपातकाल भारत में लागू हो सकता है। एक अनुच्छेद 352, इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, इसको लिखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356, इसके तहत राज्यों में आपातकाल। और एक अनुच्छेद 360, इसके तहत वित्तीय आपातकाल। ये आपातकाल भारत में आज तक कभी भी नहीं लगा है। आपातकाल के चैप्टर में हम पूरा डिटेल कर देंगे, लेकिन 352 के तहत पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ये कंडीशन इसकी होती है। 356 के तहत राज्यों में आपातकाल, जब राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए तो 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो इस तरीके से ये आपातकाल जो है वो हमने लिया है
जर्मनी के संविधान से। अब आ जाइए अगला जो प्रावधान है वो कनाडा से देख लीजिए। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है केंद्र राज्य संबंध। पहला, केंद्र राज्य संबंध का मतलब ये हो गया कि केंद्र राज्य संबंध का मतलब केंद्र और राज्य के बीच में संबंध किस तरीके से स्थापित होंगे। दूसरा हमने जो लिया है केंद्र राज्य संबंध के अलावा कनाडा से, वो है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र द्वारा राज्य में की जाती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से हो रही है ये किया जाता है। तो ये राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो ये कनाडा से ये भी लिया गया है। अब देखिए अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। ठीक, ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान में भाग 4 में दिए गए हैं। फिर आइए, आयरलैंड से हो गया। अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। इससे लिया गया है समवर्ती सूची। आपको मालूम है संविधान में 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन समवर्ती सूची में अगर केंद्र और राज्य के कानून में कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो केंद्र का कानून माना जाएगा और राज्य का कानून नहीं माना जाएगा। अब मान लीजिए केंद्र सूची में कोई विषय, राज्य सूची में कोई विषय, समवर्ती सूची में कोई विषय और कोई ऐसा विषय आ जाए जो तीनों सूची में नहीं आ रहा है, तो उसको अवशिष्ट सूची कहते हैं। अब वो सब आपको बताएंगे पूरा सूची को, आपको सूचियाँ बताएंगे तो उसमें पूरा डिटेल करेंगे किस तरीके से होता है। तो ये हो गया। अब आपका हो गया सोवियत संघ, जिसको वर्तमान में रूस कहते हैं, सोवियत संघ। यहाँ से हम लोगों ने लिया मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 का में है और 1951 में इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से जो है कि ये जो है कि भारतीय संविधान में इसको इस तरीके से 1951 नहीं है, ये शामिल किया गया था। इस साल हम कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। 1951 क्या, इसको शामिल किया गया है 1942वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। इसको भी हम डिटेल करेंगे। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में ये तत्व हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, किस तरीके से लिए गए, इसको तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो ये अब अगला चीज़ हम बताएंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। विशेषता देखिए, भारतीय संविधान की पहली विशेषता तो हमने आपको बता दिया कि भारतीय संविधान की विशेषता सबसे बड़ा होना उसकी विशेषता है। सबसे बड़ा होना का मतलब कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें कुल 395 अनुच्छेद, ये तो हम बता ही चुके हैं बार बार। आगे जो विशेषताएं हैं वो आगे हम बताते चलेंगे। देखिए, अपने सुझाव आप देते रहिए और आपको क्या जानना है ये भी बताते रहिए, तो हम पढ़ाते रहेंगे। हमें इसके बाद अगला जो है, कुछ बच्चों ने मांग की कि आप प्राचीन भारत भी शुरू कर दीजिए, तो हम ये विशेषता के बाद फिर अगला प्राचीन भारत भी शुरू कर देंगे। प्राचीन भारत के बाद मेडिवल हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स से सारी चीज़ें शुरू करेंगे, ज्योग्राफी भी है। हम सारी चीज़ें शुरू करेंगे ऑनलाइन। आपके लॉकडाउन पीरियड में किसी तरीके का कोई नुकसान आपका होने ना पाए, ये मेरी तरफ से प्रयास है। और सुझाव दीजिए, और सुझाव हेल्दी होने चाहिए, जिससे कि हमें भी इनकरेजमेंट मिले और आपको भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिले। दूसरी चीज़, एक अनुरोध ये भी है कि बहुत सारे बच्चे जिन तक बात नहीं पहुंच पाती है या जिनको नहीं मिल रहा है, मैटर नहीं मिल रहा है या पढ़ने को नहीं मिल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ तक भी पहुँचाएँ जिन बच्चों को नहीं पहुँच पा रहा है, वो भी लाभ ले सकें। अगर आपको लग रहा है कि हम मैटर ठीक पढ़ा रहे हैं
तो मैं आपसे कहूँगा कि उनको भी पहुँचाइए। ये ऐसा धन है विद्याधन, जो जितना बांटिए उतना बढ़ता है। तो विद्याधन खूब कमाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। अपने सुझाव भी दीजिए, आपको और क्या पढ़ना है, या आपको अगर लग रहा है कि और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो उसको भी हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।